नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप मनोज कुमार चौधरी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात 2.0 की 17वीं कड़ी के संबोधन में कल सभी देशवासियों को विजयादशमी यानी दशहरे के पावन पर्व के अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, दशहरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, लेकिन साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का पर्व भी है। आज आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं, मर्यादा में रहकर पर्व त्योहार मना रहे हैं, इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जीत भी सुनिश्चित है। पहले दुर्गा पंडाल में मां के दर्शनों के लिए इतनी भीड़ जुट जाती थी, एकदम मेले जैसा माहौल रहता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। पहले दशहरे पर भी बड़े बड़े मेले लगते थे, लेकिन इस बार उनका स्वरूप भी अलग ही है। रामलीला का त्यौहार भी उसका बहुत बड़ा आकर्षण था, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ पाबंदियां लगी हैं। पहले नवरात्र पर गुजरात के गरबा की गूंज हर तरफ छाई रहती थी। इस बार बड़े बड़े आयोजन सब बंद हैं। अभी आगे और भी कई पर्व आने वाले हैं। अभी ईद है, शरद पूर्णिमा है, वाल्मीकि जयंती है, फिर धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, छठी मैया की पूजा है, गुरु नानक देव जी की जयंती है। कोरोना के इस संकट काल में हमें संयम से काम लेना है, मर्यादा में रहना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतर्क भारत, समृद्ध भारत की विषय वस्तु पर सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं, जहां वे भारत के साथ तीसरी 2+2 वार्ता में हिस्सा लेंगे। राजधानी दिल्ली में होने वाली इस बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने समकक्षों के साथ चर्चा करेंगे। अपनी भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री पोम्पियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका और भारत के बीच कूटनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए पोम्पियो का कई अन्य भारतीय नेताओं और उद्योग जगत के लोगों के मिलने का कार्यक्रम है। मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर भारत और अमेरिका के बीच साझा मूल्यों और प्रतिबद्धता पर आधारित मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं। महज 2 सालों के भीतर भारत और अमेरिका के बीच हो रही ये तीसरी 2+2 वार्ता दोनों देशों के बीच सुरक्षा मुद्दों को लेकर उच्च स्तर की साझा प्रतिबद्धता दर्शाती है। पहली वार्ता 2018 में दिल्ली और दूसरी 2019 में वॉशिंगटन में हुई थी। तीसरी वार्ता का एजेंडा क्षेत्रीय, द्विपक्षीय और आपसी महत्व के वैश्विक मुद्दे होंगे। प्रधानमंत्री दुनिया की दिग्गज तेल एवं गैस कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों CEO के साथ आज बातचीत करेंगे। इस सालाना कार्यक्रम का आयोजन नीति आयोग और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय कर रहा है। नीति आयोग और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का ये इस प्रकार का 5वां कार्यक्रम है। इस बैठक में प्रमुख तेल एवं गैस कंपनियों के करीब 45 CEO शामिल होंगे। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होगा। इस बैठक का उद्देश्य बेहतर गतिविधियों को समझने, सुधारों पर चर्चा करने और भारतीय तेल एवं गैस मूल्य श्रृंखला में निवेश में तेजी लाने के लिए रणनीतियों के बारे में जानकारी के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है
और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 2030 तक यहां तेल एवं गैस क्षेत्र में $300 अरब से अधिक निवेश होने का अनुमान है। इस लिहाज से ये बैठक महत्वपूर्ण है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 16 जिलों के 71 निर्वाचन क्षेत्रों में बुधवार को मतदान होगा। इनमें से अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र नक्सल उग्रवाद से पीड़ित है। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गत 24 घंटों में भारत में नए कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले इस महीने दूसरी बार 50,000 से कम रहे। वहीं इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या इस अवधि में 108 दिनों के बाद 500 से कम दर्ज की गई। आज सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड-19 के 45,148 नए संक्रमण के मामले सामने आने के साथ संक्रमण की कुल संख्या 79,09,959 तक चली गई। इस संक्रमण से 480 लोगों के जान गंवाने के साथ मरने वालों की कुल संख्या 1,19,014 हो गई है। अब तक कोविड-19 के संक्रमण से कुल 71,37,228 रोगी ठीक हुए हैं, जिससे भारत में संक्रमण मुक्त होने की राष्ट्रीय दर 90.23 हो गई है और इस संक्रमण से जान गंवाने वालों की दर गिरकर 1.50% रह गई है। लगातार गत 4 दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामले 7 लाख से कम रहे हैं। यूरोप में कोविड-19 की दूसरी लहर के आने के कारण बहुत से देश कर्फ्यू, आंशिक लॉकडाउन तथा अन्य प्रतिबंधों को लागू करने पर बाध्य हुए हैं। यूरोपीय संघ में संक्रमण तथा नए मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने के कारण कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए समूचे यूरोप के देशों में नए उपाय किए जा रहे हैं। पोलिश अधिकारियों ने 2 सप्ताह तक स्कूलों तथा रेस्तरां को बंद रखने के आदेश दिए हैं। वहीं फ्रांस ने जनसंख्या की 2/3 से अधिक लोगों के लिए कर्फ्यू में विस्तार कर दिया है। फ्रांस में दैनिक संक्रमण में बहुत अधिक वृद्धि दर्ज हुई है। जर्मनी की राजधानी में व्यस्त सड़कों पर मास्क लगाने की नई आवश्यकताओं को क्रियान्वित किया गया है। बांग्लादेश की सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों को किसी प्रकार की सेवा नहीं देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि बगैर मास्क के किसी को भी दफ्तर में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि देश में कोविड-19 वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सभी दफ्तरों में मास्क नहीं, सेवा नहीं लिखकर नोटिस बोर्ड पर लगाने के आदेश दिए गए हैं। अमेरिका ने रविवार को कहा कि एक नया मानवीय संघर्ष विराम नागोर्नो काराबाख के विदेशी अंतःक्षेत्र में अजरबैजान तथा आर्मेनिया के बीच सोमवार से प्रभावी होगा। हालांकि दोनों पक्षों में ताज़ा संघर्ष भड़क उठा है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट तथा अजरबैजान और आर्मेनिया की सरकारों ने एक साझा वक्तव्य में कहा कि नया संघर्ष विराम 26 अक्टूबर को स्थानीय समय के अनुसार सुबह 8 बजे से प्रभावी होगा। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वंदे भारत मिशन का 7वां चरण बृहस्पतिवार 29 अक्टूबर से शुरू होगा। आज एक ट्वीट में श्री पुरी ने कहा कि इस चरण में अधिक स्थान, अधिक उड़ानें तथा अधिक बबल प्रबंध होंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक 2.7 मिलियन से अधिक लोगों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सुविधाएं दी गई हैं। मंत्री ने कहा कि कल विदेश से 4,322 लोग भारत लौटे हैं। चीन के पेइचिंग में भारतीय दूतावास में परंपरागत उत्साह और उल्लास के साथ दुर्गा पूजा मनाया गया। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने जमावड़े को संबोधित करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा भारतीय उपमहाद्वीप में हमारी साझा विरासत की याद दिलाती है। इस जमावड़े में बांग्लादेश तथा नेपाल के 2 शीर्ष राजनयिक भी भागीदारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस उत्सव का मुख्य संदेश बुराई पर अच्छाई की जीत है, जो कालातीत है और सदा प्रासंगिक है।
आईपीएल क्रिकेट में दुबई में राजस्थान रॉयल्स ने वर्तमान चैंपियन मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया। मैच के इस परिणाम से चेन्नई सुपर किंग्स की प्ले-ऑफ दौर में पहुंचने की उम्मीदें समाप्त हो गईं। आईपीएल के इतिहास में ये पहला मौका है जब 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स प्ले-ऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 195 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। उसकी ओर से हार्दिक पांड्या ने 21 गेंदों पर नाबाद 60 रन बनाए, जबकि सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंदों में 40 रन का योगदान किया। ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा से प्रस्तुत है सामयिक वार्ता। विषय है प्रधानमंत्री का सावधानी से त्योहार मनाने का आह्वान। आलेख तैयार किया है ऑल इंडिया रेडियो के समाचार विश्लेषक कौशिक रॉय ने। अनुवाद एवं स्वर वीरेंद्र कौशिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क पर अपने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मन की बात की 17वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने लोगों को दशहरा यानी विजयदशमी त्योहार की बधाई दी। उन्होंने कहा कि ईद, शरद पूर्णिमा, वाल्मीकि जयंती, धनतेरस के बाद आने वाले त्योहार, दिवाली, भाई दूज, छठ मैया की पूजा और गुरु नानक देव की जयंती भी कोरोना के इस संकट काल में सावधानी के साथ मनाई जानी चाहिए। इसलिए हम सभी को धैर्य और संयम बरतना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम त्योहारों की बात करते हैं और तैयारियां करते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि हमें कब बाजार में जाना है और क्या खरीदना है। त्योहारों का उत्साह और बाजार की चमक आपस में जुड़े हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस बार जब हम खरीदारी करें तो वोकल फॉर लोकल के हमारे संकल्प को याद रखें। बाजार से चीजें खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी होगी। उत्सव के उल्लास के बीच हमें लॉकडाउन अवधि को भी याद रखना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान हमने स्थानीय सब्जी विक्रेताओं, दूध वालों, सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मियों और घरेलू कामकाज में लगे भाइयों और बहनों की सेवाओं को बारीकी से देखा है। अब हमने अपने जीवन में उनकी भूमिकाओं की सार्थकता को बेहतर तरीके से महसूस किया है। संकट के क्षणों के दौरान वे हमारे साथ थे और वे हम सभी के साथ खड़े थे। उत्सव के दौरान हमें उन्हें अपने साथ लेकर चलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि ईमानदारी से किसी भी तरह से उन्हें समारोहों में शामिल करना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि हमें अपने बहादुर सैनिकों के बारे में सोचना चाहिए जो त्योहार के उत्सव के समय भी कर्तव्य पालन करते हुए सीमाओं पर तैनात हैं। उन्होंने कहा कि भारत माता के इन वीर सपूतों, बेटियों के सम्मान में हम सभी को घर में दीप जलाना है। उन्होंने उन परिवारों के त्याग को नमन किया जिनके बेटे बेटियां सीमा पर हैं। प्रधानमंत्री ने स्थानीय उत्पादों के बारे में कहा कि खादी लंबे समय से सादगी का प्रतीक बनी हुई है, लेकिन अब खादी को पर्यावरण के अनुकूल कपड़े के रूप में मान्यता मिल रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बॉडी फ्रेंडली परिधान है जो सभी प्रकार के मौसम में चलता है और अब ये फैशन स्टेटमेंट भी बन चुका है। उन्होंने बताया कि मेक्सिको में ओक्साका नाम की एक जगह है। आज वहाँ की खादी ओक्साका खादी नाम से लोकप्रिय है। खादी ओक्साका तक कैसे पहुंची ये भी कम दिलचस्प नहीं है। ओक्साका के एक युवा मार्क ब्राउन ने एक बार महात्मा गांधी की एक फिल्म देखी थी और बापू पर बनी इस फिल्म को देखकर वे इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने भारत में बापू के आश्रम का दौरा किया, उनके बारे में गहराई से जाना और उन्हें समझा। तब जाकर ब्राउन को ये एहसास हुआ कि खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये तो एक जीवन जीने का पूरा तरीका था। खादी किस तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता के साथ आपस में घुली मिली हुई थी, उससे ब्राउन बहुत प्रभावित हुए थे। मैक्सिको लौटने पर ब्राउन ने खादी पर काम करने का संकल्प किया। उन्होंने मैक्सिको के ओक्साका के ग्रामीणों को खादी के बारे में बताया और उन्हें प्रशिक्षित किया और अब ओक्साका खादी एक ब्रांड बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गांधी जयंती पर इस बार दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी स्टोर से महज एक दिन में 1 करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी हुई। कोरोना के दौरान खादी के मास्क भी काफी लोकप्रिय हो गए हैं। देश के कई स्थानों पर स्वयं सहायता समूह और ऐसी अन्य संस्थाएं खादी मास्क बना रही हैं। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की एकता के लिए समर्पित कर दिया।
उन्होंने भारतीय जनता को स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़ा। उन्होंने किसानों के मुद्दों को आजादी से जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने देश में रियासतों के एकीकरण के लिए काम किया। वो हर भारतीय के मन में अनेकता में एकता के मंत्र का आह्वान कर रहे थे। निष्कर्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे किसानों से मकई की खरीद करने वाली एक कंपनी ने न सिर्फ मकई की लागत का भुगतान किया, बल्कि इसके साथ अतिरिक्त बोनस भी दिया। किसानों को सुखद एहसास हुआ। कंपनी ने अपने अतिरिक्त मुनाफे को किसानों के साथ साझा किया। इस पर किसानों का हक था। श्री मोदी ने कहा कि बोनस राशि छोटी हो सकती है, लेकिन ये पहल बड़ी है। कृषि कानूनों के पारित होने के कारण ये संभव हुआ। प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों के लिए सभी भारतीयों को शुभकामनाएं दी। हालांकि उन्होंने सभी से मास्क पहनने, हाथ धोते रहने और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया है। नमस्कार, समाचार पत्रों से के 26 अक्टूबर के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। आपके लिए लेकर आई हूं अलग अलग समाचार पत्रों की सुर्खियां और संपादकीय लेख। देश के विभिन्न समाचार पत्रों ने विविध विषयों पर संपादकीय लिखे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता लिखता है, सैनिकों के सम्मान में एक दिया जरूर जलाएं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, लोकल उत्पादों को प्राथमिकता दें। कोरोना में संयम से काम लेने और मर्यादा में रहने की अपील। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, विजयादशमी पर विजय का संकल्प। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुकना छावनी में शस्त्र पूजन किया। कहा, 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं देंगे। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है। इस बार भारत के जवाब से सहमा चीन, आर्थिक और सामरिक रूप से चीन से आगे निकलना होगा। धैर्य की विजयादशमी शीर्षक से दैनिक भास्कर का कहना है, हमें कुछ नहीं होगा जैसे अहंकार से यूरोप और अमेरिका में दोबारा फैला कोरोना। संयम से भारत की रिकवरी दर 90%। 7 दिन में घटे 1,14,000 मरीज। देश में इस समय मरीजों की संख्या लगभग 6.5 लाख। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। जनसत्ता का शीर्षक है, शिवहर में प्रत्याशी और समर्थक की हत्या, हमलावर को भीड़ ने पीटकर मार डाला। राष्ट्रीय सहारा ने बिहार चुनाव में आतंकी और नक्सली हमले की साजिश का उल्लेख किया है। पत्र लिखता है, भारत नेपाल सीमा पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बसा रही है रोहिंग्या। चीन और पाकिस्तान कर रहे जिहादी गुटों की फंडिंग। हिंदुस्तान की खबर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाइड्रोकार्बन डिवीजन में कर्मियों की वेतन कटौती वापस ली। कंपनी ने कोरोना संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन में की थी कटौती। नवभारत टाइम्स लिखता है, गलत दावा करने वाले बीमा विज्ञापनों पर लगेगी रोक। विज्ञापनों में बीमा प्रोडक्ट के गिनवाए जाने वाले फायदे अगर तय किए गए नियमों के अनुसार नहीं होंगे तो उन्हें प्रतिबंधित श्रेणी में रखा जाएगा। अमर उजाला केंद्रीय कर्मियों के LTC नकद वाउचर योजना पर लिखता है, नकद राशि पाने को केंद्रीय कर्मचारी लगा सकते हैं कई बिल। वित्त मंत्रालय ने दिया स्पष्टीकरण, कई सवालों के जवाब भी जारी किए। दैनिक जागरण अपने संपादकीय CAA के खिलाफ साजिश में लिखता है, विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में अन्य अनेक विषयों पर चर्चा करते हुए ये जो कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर मुस्लिम समाज को भ्रमित करने की साजिश हुई, वो एक ऐसी सच्चाई है जिसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इसलिए तो और भी नहीं, क्योंकि अभी भी कुछ लोग CAA को मुस्लिम विरोधी बताने में लगे हुए हैं। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि जिस कानून का किसी भारतीय नागरिक से कोई लेना देना नहीं, उसे लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को सड़कों पर उतार दिया गया। ये काम इसीलिए संभव हो सका क्योंकि एक सुनियोजित साजिश के तहत लोगों को गुमराह किया गया। ये साजिश जिस किसी ने भी रची हो, लोगों और खासकर मुस्लिम समाज को भड़काने का काम अनेक विपक्षी दलों ने किया। इनमें कांग्रेस सरीखे वे दल भी थे
जो एक समय इस कानून में वैसे ही संशोधन करने की मांग कर रहे थे जैसे किए गए। राजनीतिक दलों के साथ साथ तथाकथित सेकुलर तत्वों और वामपंथी बुद्धिजीवियों ने भी ये भ्रम फैलाया कि CAA कुछ लोगों की नागरिकता छीनने का काम कर सकता है, जबकि ये कानून तो नागरिकता देने के लिए है। इस पर आश्चर्य नहीं कि मोहन भागवत के वक्तव्य का विरोध शुरू हो गया है। इस विरोध का उद्देश्य यही है कि CAA के खिलाफ साजिश की उनकी खरी बात से जनता का ध्यान भंग किया जा सके। इस सिलसिले में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि CAA के खिलाफ खड़े लोग सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी विरोध कर रहे हैं जिसके तहत ये कहा गया कि असहमति दर्ज करवाने के नाम पर सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चित काल के लिए काबिज नहीं हुआ जा सकता। ये फैसला दिल्ली के उस बदनाम शाहीन बाग धरने के संदर्भ में आया था जो सड़क पर कब्जा करके करीब 100 दिन तक चलाया गया और जिसने दिल्ली NCR के लोगों की नाक में दम करने के साथ देश में जहर घोलने का काम किया। जब इस समाज विरोधी कृत्य के लिए शर्मिंदा होने की जरूरत थी, तब उसे असहमति के आवरण से ढकने की कोशिश की जा रही है। इस रवैये के प्रति शासन, प्रशासन के साथ ही आम लोगों को भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि शाहीन बाग के इसी धरने के चलते दिल्ली में आज़ादी के बाद सबसे भीषण दंगे हुए। चूंकि CAA के खिलाफ आग उगलने, लोगों को गुमराह करने और देश को बदनाम करने में सहायक बनने वाले अभी चैन से नहीं बैठे हैं, इसलिए आम जनता को भी उनके दुष्प्रचार की काट करने के लिए तैयार रहना होगा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है बच्चों से डाटा चोरी। संपादकीय में लिखा गया है, बच्चों के 3 ऐप को गूगल प्ले स्टोर ने बाहर का रास्ता दिखाकर एक अच्छा काम किया है। इन तीनों ऐप्स की पहुंच करीब 2 करोड़ मोबाइल या बच्चों तक थी और ये ऐप बच्चों से संबंधित डाटा को न केवल अपने पास संग्रहित कर रहे थे, बल्कि आरोप है कि व्यावसायिक मकसद से इनका इस्तेमाल भी कर रहे थे। आशंका है बच्चों से संबंधित डाटा की बिक्री हो रही थी। डाटा संग्रह की नीतियों का उल्लंघन करते हुए ये ऐप संभावित रूप से उपयोगकर्ताओं के एंड्रॉयड ID या एंड्रॉयड विज्ञापन ID नंबरों का उपयोग कर रहे थे। बच्चे जब किसी ऐप का उपयोग करते हैं तो वे बहुत सावधान नहीं होते और बहुत सारी जानकारियां वे गेम खेलते हुए ऐप कंपनियों तक पहुंचा देते हैं। विशेष रूप से आजकल के बच्चों के पास बहुत तरह की सूचनाएं रहती हैं और वे अपने माँ बाप से जुड़ी सूचनाओं से भी लैस होते हैं। इसलिए गेम की सुविधा देने वाले अनेक ऐप के लिए खेल खेल में ही बहुत सारा डाटा चुराना आसान हो जाता है। ये सफेद पोश अपराध ही है और केवल गूगल प्ले स्टोर से किन्हीं 3 ऐप को बाहर कर देने से न्याय का तकाजा पूरा नहीं होता है। केवल गूगल प्ले स्टोर से 3 ऐप हटा देने से क्या होगा? अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए ये ऐप पहले की तरह ही मौजूद रहेंगे और सक्रिय भी। ऐसे ऐप और उनकी मालिक कंपनियों पर विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसी कई कंपनियां हैं जो एक से अधिक ऐप बाजार में चला रही हैं और उपभोक्ताओं के लिए ये पता लगाना कठिन है कि वे अपने किस ऐप का इस्तेमाल डाटा संग्रह के लिए कर रही हैं। गूगल प्ले स्टोर से इस साल अब तक 36 ऐप को बाहर किया जा चुका है। प्ले स्टोर पर 28 लाख से भी ज्यादा ऐप हैं। क्या सभी की चौकस निगरानी की जा रही है? क्या गलती या अपराध करने वाले ऐप की संख्या केवल 36 है? प्रिंसेस सैलून, नंबर कलरिंग और कैट्स एंड कॉस्प्ले जैसे ऐप को लेकर जैसी गंभीरता दिखाई गई है, उसे विधिवत रूप से आगे ले जाने की जरूरत है। अभी आप सुन रहे थे समाचार पत्रों से नीलम मलकानिया से, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए थे अलग अलग समाचार पत्रों की सुर्खियां और संपादकीय लेख। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।